हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 9th ऑफ करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। 20 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, इनके स्टैटिक पोर्शन को जानेंगे, इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ रहती है उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ओवरऑल बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए मंथली वीकली डेली स्टैटिक किसी भी प्रकार के, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अन्यथा आप सर्च कर सकते हैं @एजुकेयर करंट अफेयर्स और वह आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है सिक्किम डिक्लेयर्स ब्लू डक एज स्टेट बटरफ्लाई। स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है रिसेंटली सिक्किम ने। किस बटरफ्लाई को? ब्लू डक को। ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही है ब्लू डक और इसी को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है सिक्किम ने। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश ने भी अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसे। केसर हिंद उसका नाम है, केसर आई हिंद, केसर हिंद इसका नाम है और इसे रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। और अब रिसेंटली सिक्किम ने डिक्लेयर कर दिया है ब्लू डक को। ब्लू डक मेनली हिमालयज़ में पाई जाती है, हिमालय रेंज में पाई जाती है मेनली। और आपको पता है कंचनजंगा जो कि इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, वह भी सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में ही लोकेटेड है। और ये ब्लू डक जो वहाँ के सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग, उनके द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को मनाया गया। आप बताइए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम क्या रही थी? भूल गए या फिर याद है? कल ही पढ़ाया था, ओनली वन अर्थ। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। और इसे होस्ट किसने किया है इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को इस साल? तो स्वीडन ने। ये याद रखिए। सिक्किम की बात करते तो गंगटोक यहाँ की कैपिटल है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है और प्रेम सिंह तमंग यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अगली न्यूज़ है राजस्थान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द स्टेट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिसेंटली एक अच्छा अवार्ड, एक बड़ा अवार्ड डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड अनाउंस किया गया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा ड्यूरिंग द ओकेजन। एक इवेंट यानी गेम्स होस्ट हो रहे हैं स्टेट लेवल के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जो कि जयपुर में लोकेटेड है। और इसी दौरान इनॉग्रेशन के टाइम पर इन्होंने अनाउंस किया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी राजस्थान सरकार देगा स्पोर्ट पर्सन को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। तो याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यही पूछा जाएगा कि रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस राज्य ने डिक्लेयर किया है। तो अभी जो कांग्रेस की सरकार है, एक तो छत्तीसगढ़ में है और एक राजस्थान में है, तो राजीव गांधी नाम जो कांग्रेस सरकार है वहीं यूज़ करती है। तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में से जो नाम होगा, लेकिन आंसर होगा हमारा राजस्थान। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जयपुर में एक इंडिया का नहीं दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, जो भी जयपुर में ही बनने जा रहा है। सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और अब दूसरा सबसे बड़ा काम बनने जा रहा है, जयपुर में बनने जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिए। और एक पर्सन ये याद रख लीजिए, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? जयपुर में ही ये स्थित है, ये याद रखिए। और रिसेंटली अगर अवार्ड्स की बात करें तो रिसेंटली गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए यानी टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। नाम याद रखिए, गीतांजलि पांडे या गीतांजलि श्री। और रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को कौन सा अवार्ड दिया है? रिसेंटली झारखंड को अवार्ड दिया है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। टोबैको को रोकने की रिगार्डिंग इन्हें अवार्ड दिया गया है। और रिसेंटली मेघालय को भी एक अवार्ड दिया गया है। मेघालय को अवार्ड दिया गया यूएन के द्वारा। यूएन के द्वारा मेघालय को अवार्ड दिया गया है उनके ई प्रपोजल सिस्टम के बेहतरीन इंप्लीमेंटेशन के लिए। ई प्रपोजल सिस्टम जो कि इनिशिएटिव है मेघालय का, इसी के रिगार्डिंग यूएन वर्ल्ड समिट अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड आप याद रखिए। और रिसेंटली एक जम्मू कश्मीर के एक आरजे हैं रेडियो जॉकी उमर उनका नाम है, आरजे उमर। और उनको भी 2 अवार्ड्स दिए गए यूनिसेफ के द्वारा उनके कोविड-19 के लिए बेस्ट अवेयरनेस था बढ़ाने के लिए। इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड और बेस्ट कंटेंट अवार्ड 2 अवार्ड दिए गए हैं। इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड और बेस्ट कंटेंट अवार्ड यूनिसेफ के द्वारा दिए गए हैं। याद रखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, उसे नाम बदलकर उसका महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, ये आपने याद रखिए। और रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, चाहे वह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, चाहे फिर नेशनल पार्क्स हो, फॉरेस्ट हो, उनके 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग नहीं कर सकते, यानी उन्हें सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया था। लेकिन एक ऐसा वाइल्ड लाइफ है जिसे 1 किलोमीटर नहीं, उसे 500 मीटर ही की दूरी पर ही डिक्लेयर किया गया सेंसिटिव जोन।
प्रोटेक्टेड एरिया सिर्फ 500 मीटर को किया गया है और उसका नाम है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, तो ये नाम याद रखिए। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? जमुआ रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका पूरा नाम है जमुआ रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसका जो सेंसिटिव एरिया है वह सिर्फ 500 मीटर ही डिक्लेयर किया गया, बाकी जितने भी है सभी का 1 किलोमीटर है, ये आप याद रखिए। और रिसेंटली राजस्थान की एक स्कीम न्यूज़ में थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, तो ये स्कीम भी राजस्थान की, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, इंडियाज़ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स टू बी एक्सप्लोर्ड इन जमुई बिहार। जमुई के बिहार में रिसेंटली एक सबसे बड़ा कह सकते हैं गोल्ड रिजर्व पाया गया है। हालांकि अभी वर्तमान में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है कर्नाटक के हुट्टी गोल्ड माइंस में, लेकिन अब अगर ये सच होती है बात, जो कि बात कही गई है गोल्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जीएसआई के द्वारा, कि बिहार के जमुई में सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व पाए जाने का अनुमान है इनके हिसाब से। अगर ये पाया जाता है, सच होता है, तो ये 44% कवर करेगा इंडिया का अभी जो वर्तमान में जो गोल्ड रिजर्व है, रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के पास, और इसका 44% सिर्फ और सिर्फ जमुई बिहार में मिल जाएगा। लगभग 222.88 मिलियन टन गोल्ड पाए जाने का अनुमान है इस जमुई बिहार में। तो ये कहा है गोल्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो याद रखिए। और अगर बिहार की ही बात करें तो मोस्टली गोल्ड रिजर्व है ना, जो गोल्ड रिजर्व कह सकते हैं, या फिर मोस्टली गोल्ड बिहार में ही इंडिया को देखने को मिलता है, तो इम्पोर्टेंट है बिहार, याद रखिए। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट बनेगा, कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर है, ये याद रखिए। अच्छा, मैं इसे गोल्ड की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गोल्ड किस देश के पास है एज ए रिजर्व, तो आंसर बनेगा यूएसए के पास है। लगभग 8000 टन से भी यूपर का गोल्ड रिजर्व इनके पास है। और इंडिया के पास लगभग ये समझ लीजिए 760 टन के आसपास ही है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है यूएस के पास। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा माइंस किस देश में है, गोल्ड माइंस सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो फिर आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनेगी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा माइंस है, तो ये भी आप साथ में याद रखिए। इंडिया की क्या स्टांस है इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड रिजर्व के मामले में, तो 9th रैंक रखता है इंडिया। फर्स्ट रैंक पर इंडिया यूएसए आ गया, 9th रैंक इंडिया की है, तो ये रैंक भी आप याद रखिए। बिहार की ही बात करें तो रिसेंटली बिहार एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी जिसका नाम है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी NH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है 2019-2022 के बीच। लेकिन सिर्फ बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.98 के साथ हाईएस्ट है इंडिया में, तो ये भी याद रखिए। सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट किसकी है? बिहार की है। पूरी इंडिया की एवरेज है 2.0, ये भी आप याद रखिए। और रिसेंटली एक ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट भी इनॉग्रेट किया गया है बिहार में, याद रखिए। कौन सा प्लांट? ग्रीन फील्ड, यानी इंडिया का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे लाया जा रहा है? बिहार में लाया जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस। वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला फिशिंग कैट का सेंसस डिक्लेयर किया गया है, और ये डिक्लेयर किया गया है इंडिया में ही, यानी 2022 का सेंसस है। इंडिया की चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसके साथ मिलकर? द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, इंडिया का ही ये प्रोजेक्ट है, कोई बाहर का प्रोजेक्ट नहीं, इंडिया का ही प्रोजेक्ट है द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। और इसने किसके साथ मिलकर? चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी। चिल्का से आप समझ सकते हैं कि ये जो फिशिंग कैट है, ये चिल्का जो लेक है, चिल्का लेक पर ही ये के अकॉर्डिंग ही ये बनाई गई है, यानी सर्वे चिल्का लेक पर किया गया है। और इस सर्वे के अनुसार इंडिया में टोटल 176 फिशिंग कैट है, ये मेनली वहीं पाई जाती है, चिल्का लेक में ही पाई जाती है, और 176 फिशिंग कैट है। यानी इनका यूएन का जो स्टांस है फिशिंग कैट के रिगार्डिंग, ये भी डेंजरस है, यानी लुप्त होने के कगार पर है। और फिशिंग कैट जो कि एक स्पेशली ये फिश पर ही डिपेंड होती है, ये कैट्स, यानी इनका भोजन जो होता है मेनली फिश ही होता है। और ये सॉल्ट वाटर लेक्स यानी चिल्का लेक में पाई जाती है। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, यानी बर्किश वाटर लेक जो है वह चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी है, और यहीं पे इसका सर्वे किया गया। तो याद रखिए। और कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है, ये भी आप याद रखिए। चिल्का लेक की अगर एक इंपॉर्टेंट बात करें तो इंडिया का सबसे पहला जो वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था वो चिल्का लेक को ही डिक्लेयर किया गया था। वेटलैंड पहला, रामसर साइट का पहला वेटलैंड कैसे डिक्लेयर किया गया था?
चिल्का लेक को ही डिक्लेयर किया गया था, तो साथ में ये भी याद रखिए। अगली न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्चेस घर के ऊपर सोल इज सुपर। घर के ऊपर सोलर इज सुपर, आप नाम से समझ सकते हैं, घर यानी होम के ऊपर यानी रूफ के ऊपर, होम के ऊपर सोलर इज सुपर। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेट, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? भागवंत खूबा। भागवंत खूबा जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रोल है, इन्होंने ही ये कैंपेन लॉन्च किया और कैंपेन का नाम है घर के ऊपर सोलर इज सुपर। इसका मकसद क्या है? नाम में छिपा है मकसद कि सोलर का ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को इंस्टॉल किया जाए अपने घर के ऊपर, जो कि काफ़ी न केवल एनवायरनमेंट को, आपके भी एक तरह से मनी की सेविंग होगी। तो घर के ऊपर सोलर इज सुपर कैंपेन ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। तो याद रखिए कि मिनिस्ट्री ने खुद नहीं से इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी, बिल्कुल नहीं, ये मैनेज नहीं करेगी, लॉन्च इसने किया है, लेकिन इसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट आता है, एक इंस्टीट्यूशन आता है जिसका नाम है नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट NSEFI। इसके ये काम करेगी इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये नाम याद रखिए और ये मिनिस्ट्री याद रखिए। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है कौन अभी रिसेंटली? राजकुमार सिंह वर्तमान में मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इनका नाम आप याद रखिए। एक स्कीम है जिसका नाम है PM कुसुम एक स्कीम है जो कि किसानों को जो पानी की जो ये कह सकते हैं कि ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के रिगार्डिंग सोलर से ट्यूबवेल्स को स्थापित किया जा रहा है यानी इंस्टॉल किया जा रहा है, और इसी के रिगार्डिंग PM कुसुम योजना लॉन्च की गई है। यानी जो वाटर पंप है यानी सोलर पंप्स इंस्टॉल किए जाएंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों 30% सब्सिडी दे रही है इस किसानों को, यानी टोटल 60% सब्सिडी मिल रही है। अगर हिल स्टेशंस की बात करें यानी हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, तो वहाँ पे 30% की जगह मिल जाता है, ये 60 लगभग यानी 20% ही किसानों को पे करना पड़ता है, बाकी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 30% स्टेट गवर्नमेंट इन एरियाज़, हिली स्टेशन एरियाज़ में। तो याद रखिए PM कुसुम योजना जो कि किसानों को सोलर पंप में सब्सिडी देने के लिए लॉन्च की गई थी, और इसे लॉन्च किया गया था राजस्थान के जयपुर से इसे लॉन्च किया गया था। और एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल जिसमें हरियाणा PM कुसुम को इम्प्लीमेंटेशन में टॉप किया था, ये आप याद रखिए। और ये जो घर के ऊपर सोलर सुपर कैंपेन है, ये एक टारगेट है इंडिया का, इस टारगेट को अचीव करने के लिए लॉन्च किया गया, और वह टारगेट क्या है? 500 गीगावाट 2030 तक इंस्टॉल कर लेना सोलर 500 गीगावाट 2030 तक इंस्टॉल कर लेना, ये टारगेट है। तो ये याद रखिए, ये टारगेट याद रखिए। और अगर हम बात करें सोलर से रिलेटेड ही, तो रिसेंटली दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ लाया जा रहा है? गौर कीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ लाया जा रहा है? तो आंसर बनेगा आंध्र प्रदेश में। और ला कौन रहा है? ग्रीन को ग्रुप ला रहा है, ये याद रखिए। और इंडिया का पहला विंड और सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट कहाँ पर आ रहा है? यानी विंड और सोलर दोनों एक ही जगह होंगे और दोनों रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दोनों एक ही जगह ऐसा प्रोजेक्ट इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट इंडिया का कहाँ पे आ रहा है? तो ये आ रहा है राजस्थान में, ये राजस्थान में आ रहा है, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट LIFE मूवमेंट। ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है। और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका मकसद क्या है? देखिए, इनका कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि एनवायरनमेंट को, व्यक्ति को खुद को अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एनवायरनमेंट खुद चेंज हो जाएगा। कितना ही पैसा बहा दो, कितनी भी कोशिशें कर लो, अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी ना, तो हम फ्यूचर में एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का मकसद यही है, अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, एक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल रखिए, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट मत रखिए अपनी लाइफस्टाइल को। बस यही है इस मूवमेंट का मकसद, और इसे लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा।
न केवल अकेले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है, इनके साथ और भी कई लोग थे, कई पर्सनालिटीज़ थी। इनमें से दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ बनेगी, एक तो बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, ये इसमें शामिल थे। दूसरे थे डेविड मालपास जो कि आपको पता ही है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। डेविड मालपास खुद यूएस से आते हैं। तो ये दो पर्सनालिटीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इस वर्चुअल समिट में, इस वर्चुअल यानी इवेंट में शामिल थे पीएम मोदी के साथ। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली तो क्या है कि ऑफिशियली यानी इसे अनाउंस किया है, लेकिन इसको एक इनका इंटीमेशन दे दिया था COP26 के दौरान। COP26 के दौरान इन्होंने इसको समझाया था, यानी UNCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कमेटी थी 26 की, यानी जो ग्लासगो में हेल्ड हुई थी रिसेंटली 2021 में, इसके दौरान इन्होंने इंटीमेशन दे दिया था कि हम इस प्रकार का मूवमेंट लेके आ रहे हैं। और अब रिसेंटली इन्होंने वर्चुअली लॉन्च ही कर दिया है, तो ये याद रखिए। और इन्होंने, मोदी जी ने ये भी कहा है कि अगर जो लाइफस्टाइल अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रख लेंगे, उन लोगों को प्रो प्लानेट पीपल कहा जाएगा। प्रो प्लानेट पीपल कहा जाएगा जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेंगे, तो इस प्रकार का उन्हें टेक दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए लाइफस्टाइल फॉर द मूवमेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था। COP27 कहाँ होस्ट हो रहा है? COP27 जो कि 2022 में इसी साल होस्ट हो रहा है, इजिप्ट इसे होस्ट कर रहा है। शर्म शेख शहर में ये होस्ट हो रहा है। और COP28 कहाँ पे होस्ट होगा? COP28 UAE में, ये भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 70th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होस्टेड। देखिए, एक अवार्ड तो मैंने कल परसों आपको बता ही दिया कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 17th एडिशन है उसके दौरान किन्हें दिया गया था? अभी रिसेंटली कल ही मैंने बताया था कि ये संजीत नर्वेकर को दिया गया है। और कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको दिया गया है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया? ये दिया गया है संजीत नार्वेकर को। और संजीत नार्वेकर को ये दिया गया है 17th एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। अब रिसेंटली 3 और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए। वो लाइफ टाइम अचीवमेंट था, ये है फिल्म्स को दिए गए अवार्ड्स। रिसेंटली टर्न योर बॉडी टू द सन, ये एक डच फिल्म है, यानी नीदरलैंड की फिल्म है, डच नीदरलैंड को बोला जाता है। और इस फिल्म को अवार्ड दिया गया जिसका नाम है गोल्डन कंच अवार्ड। कंच यानी शंख किसे बोलते हैं? जो आपको पता मंदिर में होती है शंख, और यानी घोंगा जिसे बोलते हैं। तो गोल्डन कंच अवार्ड ये दिया गया है टर्न योर बॉडी टू द सन, इसको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड याद रखिए। और ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के रिगार्डिंग। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसे दिया गया? टर्न योर बॉडी टू द सन, और इस अवार्ड का नाम है गोल्डन कंच अवार्ड। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था अलियोना वॉन डेर होस्ट, ये डायरेक्टर है, डच डायरेक्टर है। इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया। एक तो ये याद रखिए। एक अलग है साक्षात्कारम, ये मलयालम मूवी है। और एक मूवी है ब्रदर्स ट्रोल। इन दोनों मूवीज़ को बेस्ट शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, ये आप याद रखिए। साक्षात्कारम, ब्रदर ट्रोल, इन्हें दिया गया है बेस्ट शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड। और एक इंपॉर्टेंट और बनती है प्रिंस इन द पेस्टी शॉप, जो कि पोलैंड में बनाई गई एक मूवी है। इसने जीता है बेस्ट एनिमेशन फिल्म कैटेगरी में अवार्ड। बेस्ट एनिमेशन फिल्म कौन सी है? प्रिंस इन पेस्टी शॉप। बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म मूवीज़ कौन सी है? साक्षात्कारम, बेस्ट ट्रोल, ब्रदर्स ट्रोल। और गोल्डन क्रंच अवार्ड किसे दिया गया है? तो टर्न योर बॉडी टू द सन, और इसे डायरेक्ट किया गया था अलियोना वॉन डेर होस्ट के द्वारा, याद रखिए। और रिसेंटली 75th एडिशन ऑफ कैंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होस्ट हुआ? फ्रांस में। कैंस जो कि फ्रांस की एक शहर है, इसी में होस्ट हुआ 75th एडिशन कैंस फिल्म फेस्टिवल का। और रिसेंटली जम्मू कश्मीर ने अपने स्टेट का पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होस्ट किया था, स्टेट का यानी यूटी का पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये भी आप याद रखिए। अगली न्यूज़ है इंडिया बांग्लादेश होल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति का 10वां एडिशन रिसेंटली बांग्लादेश के जैसोरे मिलिट्री स्टेशन पे होस्ट हुआ।
यानी यहाँ पे कंडक्ट हुआ। जयसूर्य मिलिट्री स्टेशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर बनेगा बांग्लादेश में स्थित है। संप्रीति का इस साल का कौन सा एडिशन होस्ट हुआ, तो 10th एडिशन ये होस्ट हुआ और सबसे पहली बार इसे कंडक्ट किया गया था 2009 में और अब ये 10th एडिशन है। इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेशन लिया, इसमें कोई आईएनएस नहीं पार्टिसिपेट करी क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसमें रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट लिया है। और रेजिमेंट कौन सी, डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट इंडियन बटालियन है और इंडियन बटालियन जो कि इंडिया की तरफ से इन्होंने रिप्रेजेंट किया डोगरा रेजिमेंट ने, और ये हेल्ड हुई है जैसोरे मिलिट्री स्टेशन पे, ये इंपॉर्टेंट बनता है। संप्रीति किसके साथ होती है, इंडिया की बांग्लादेश के साथ। और रिसेंटली इंडियन नेवी ने और बांग्लादेश नेवी ने कौन सी एक्सरसाइज की है, तो उसका नाम है बोंगो सागर। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ होने वाली एक्सरसाइज है जो कि नेवी की एक्सरसाइज है। आपको ये बताना है कि कौन सा एडिशन है, इसका कौन सा एडिशन होस्ट हुआ है रिसेंटली, तो ये 3rd एडिशन था, इसका 3rd एडिशन था और ये भी बांग्लादेश में ही हुई। आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, दोनों बांग्लादेश में ही हुई है, मिलिट्री की भी और नेवी की भी। और ये जो बांग्लादेश में अगर ये होस्ट हुई तो बांग्लादेश में किस जगह पर हुई है, तो ये हुई है पोर्ट ऑफ मोंगला में। पोर्ट ऑफ मोंगला में ये होस्ट हुई थी, पोर्ट ऑफ मोंगला याद रखिए। और इसमें आईएनएस खोरा और आईएनएस सुमेधा, दो आईएनएस ने शिप्स ने पार्टिसिपेशन लिया था, आईएनएस खोरा और आईएनएस सुमेधा ने। और आईएनएस खोरा ने एक और चीज़ में पार्टिसिपेशन लिया था, बांग्लादेश की ही एक एक्सरसाइज है, यानी टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जिसका नाम है कॉर्पेट। अब आप ये बताइए कॉर्पेट का कौन सा एडिशन था ये, तो ये कॉर्पेट का था 4th एडिशन। कॉर्पेट का 4th एडिशन था, इसमें आईएनएस खोरा ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था और ये इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच होस्ट हुआ था। और ये एक प्रकार की मैरीटाइम सिक्योरिटी रीजन के रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज थी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ये भी आप याद रखिए, जो कि बे ऑफ बंगाल में होस्ट हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बे ऑफ बंगाल में। एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है चिटागांव पोर्ट। क्या आपको पता है चिटागांव पोर्ट क्यों न्यूज़ में था, जो कि बांग्लादेश का ही एक पोर्ट है चिटागांव पोर्ट। ये चिटागांव पोर्ट इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि बांग्लादेश ने इसे इंडिया को दे दिया है यूज़ करने के लिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है रबर बोर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एमरब इज़ नाउ लाइव फ्रॉम द 8th of June। देखिए रब नाउ एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में क्या होगा, रबड़ के रिगार्डिंग पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि रबड़ के रिगार्डिंग ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसका नाम है एमरब। और एमरब में आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब अगर आपको कुछ परचेज करना है तो कॉमन रेट्स रहेगी पूरी इंडिया में, तो एक एप्लीकेशन से आप बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर सब कुछ डिटेल फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक यानी रबड़ इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेकर आ जाएगी। देखते हैं क्या होता है एमरब एप्लीकेशन। और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रबर इंडस्ट्री का। तो याद रखिए एमरब किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रबर बोर्ड के द्वारा। और इस एप्लीकेशन को बनाया है आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजीज़ ने। आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी की अहमदाबाद बेस्ड एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, इसी ने इस एप्लीकेशन को बनाया है। इसके प्रॉफिट्स, इसके फ़ायदे हैं बॉर्डरलेस ट्रेड, ठीक है, मैंने बताई दिया, इंटरनेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी इन द ट्रेड, ठीक है, पर्सनलाइज्ड ट्रेड पेजेस, इंटरेस्ट फ्री एडवांस, यानी आपने अगर एडवांस अभी अगर रेट के हिसाब से आपने जैसे प्रेजेंट में 20 रुपीज़ रेट है, इसमें अगर आपने ऑर्डर बुक कर दिया और आपने पेमेंट भी नहीं किया, आप 10 दिन बाद में अगर इस ऑर्डर को बुक करते हैं तो 10 दिन बाद की रेट नहीं लगेगी, आपकी सीए वाली रेट भी लग जाएगी। और अगर रेट बढ़ भी जाती है तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा। तो एडवांस की फैसिलिटी भी है, काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव, देखते हैं क्या होता है। बढ़ने के लिए न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में बढ़ने से पहले अभी रिसेंटली मैं बताऊं कि इंडिया और किस कंट्री के साथ 2022 फाइनेंशियल 2022 में सबसे ज़्यादा ट्रेड रहा है, किस देश के साथ इंडिया ने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है, तो आंसर बनेगा यूएसए के साथ। फिर इसके बाद कौन आएगा, चाइना, फिर उसके बाद यूएई, याद रखिए। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्चेज द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रेवलर कैंपेन। बहुत बड़ा लंबा कैंपेन है, नाम भी बहुत बड़ा है। एग्जाम में अगर आपको मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री तो आप डायरेक्ट आंसर कर ही देंगे कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि ये टूरिज्म मिनिस्ट्री ने तो लॉन्च किया ही है, लेकिन इसने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो आंसर बनेगा यूएनईपी के साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। यूएनईपी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में है। नायरोबी कहाँ पर है, केन्या में है, और केन्या की ही कैपिटल नायरोबी में ये यूएनईपी स्थित है, इसका हेडक्वार्टर है।
एग्जाम का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूएनईपी में कितनी कंट्रीज मेंबर है? तो जितनी यूएन में है उतनी यूएनईपी में है, यानी 193 कंट्रीज है। मैंने टेलीग्राम में पूछा था कि वर्ल्ड बैंक में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो आंसर था 189। आईएमएफ में है 190 और यूएन में 193 और 194 किस में है? WHO में। याद रखिए, और इन्हें याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, वर्ल्ड बैंक WB, IMF 190, इन दोनों को एक जगह याद कर लीजिए। WB में दो कैपिटल है, दो वर्ड है तो 189, और इसमें एक वर्ड ज़्यादा है तो 190। ये आ गई यूएन में कितनी है? 193, और एक वर्ड ज़्यादा किस में? WHO में, तो 194। दोनों को एक जगह याद कीजिए, दोनों को, इसको एक जगह याद कीजिए, दोनों को, इन दोनों को एक जगह याद कीजिए। दो वर्ड यूएन यानी 193, 3 वर्ड WHO यानी एक वर्ड एक नंबर ज़्यादा 194। ऐसा ही वर्ल्ड बैंक में 189, एक वर्ड ज़्यादा IMF में 190। इन चारों को आप कभी नहीं भूल पाओगे अगर इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे तो। अगली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस 2022 रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022 ह्यूस्टन US। ह्यूस्टन जो कि US का शहर है, यहीं पे ये होस्ट हुई है 2022 रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022, जो कि हर साल USA के द्वारा ही इसे होस्ट किया जाता है इसी US में। और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि ह्यूस्टन इसे होस्ट कर रहा है। थर्ड टाइम ह्यूस्टन इज होस्टेड 2022 रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022। और एक कन्वेंशन साइन हुआ था 1910 को, 1910 को एक कन्वेंशन साइन हुआ था, और इस साल का 113th एडिशन था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया था इस कन्वेंशन को, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। नाम याद रखिए, द रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022 का 113th एडिशन था, 1910 में इसे साइन किया गया था, और ये ह्यूस्टन में होस्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। नाटो इनिशिएटेड बाल्टोप्स मीन्स बाल्टोप्स का मतलब होता है बाल्टिक ऑपरेशन। बाल्टोप्स का मतलब होता है बाल्टिक, ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशन। बाल्टोप्स 2022 का एडिशन नाटो ने शुरू किया है, और ये क्या है? ये एक नेवी की एक्सरसाइज है। नेवी की एक्सरसाइज यानी नाटो में जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है, जितनी भी अलाइज है, उन सभी के बीच नेवल एक्सरसाइज है नाटो, और ये रिसेंटली हेल्ड हुई है। और ये होस्ट किस देश ने किया था? तो आंसर बनेगा स्वीडन ने इसे होस्ट किया था, बाल्टोप्स को, जो कि 2022 का एडिशन। क्या स्वीडन नाटो की मेंबर कंट्री है? बिल्कुल नहीं, ये ज्वाइन होने के कगार पर है, लेकिन ये मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसने होस्ट किया है। ना केवल स्वीडन बल्कि फिनलैंड, ये भी नाटो के मेंबर नहीं है, लेकिन दोनों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन लिया था। इवन स्वीडन ने तो इसे होस्ट ही किया था। तो याद रखिए, स्वीडन ने इसे होस्ट किया है, और ये शुरू तो स्वीडन में हो चुकी है, यानी हो चुकी है, लेकिन ये ख़त्म कहाँ पर होगी? ये जर्मन पोर्ट ऑफ कियल में ये ख़त्म होगी। ये एक्सरसाइज स्वीडन होती हुई जर्मन पहुँचेगी एक्सरसाइज। तो याद रखिए, जर्मन पोर्ट ऑफ केल में ये समाप्त होगी, स्वीडन में इसे शुरू किया गया है, यानी होस्ट कंट्री स्वीडन ही है, और ऑपरेशन का नाम है बाल्टिक ऑपरेशन। ठीक है, और इसमें 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन लिया था। हालांकि नाटो में आप ये कहोगे 16 कंट्रीज़ थोड़ी मेंबर है, इसमें तो 30 कंट्रीज़ मेंबर है। तो इसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ 16 कंट्रीज़ ने लिया था, जिसमें तो नाटो कंट्रीज़ की तो 14 ही है। 2 तो आपको पता ही है, फिनलैंड और स्वीडन है, जो कि एस्पायरिंग नेशन है, जो ज्वाइन होने के लिए तैयार है नाटो को। और बाल्टोप्स नवल एक्सरसाइज है, जो कि 1972 में पहली बार इसे होस्ट किया गया था। 1972 को पहली बार होस्ट किया गया था। तो याद रखिए, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग, या नाम याद रखिए, काफ़ी न्यूज़ में थे, जेंस स्टोलनबर्ग, इनका नाम याद रखिए। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल में, और ब्रसेल कहाँ पर है? बेल्जियम में। बेल्जियम के ब्रसेल में इसका हेडक्वार्टर है। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 13 मेंबर इसके है ही, मैंने आपको बताई दिया। रिसेंटली नाटो ने एक और एक्सरसाइज होस्ट की थी, जिसका नाम है, यानी एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2022। साइबर से रिलेटेड एक्सरसाइज थी, और इस एक्सरसाइज को जीता फिनलैंड ने था। ये नाम याद रखिए। अगेन, फिनलैंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, लेकिन ये पार्टिसिपेशन लेती है, यानी ज्वाइन होने के कगार पर है। इसमें न केवल फिनलैंड बल्कि एशिया की ओर से साउथ कोरिया ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। साउथ कोरिया ने, जो कि एशिया की कंट्री, फिर भी यूरोप की इस अलाई में इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था। बिल्कुल, साउथ कोरिया क्या है कि हालांकि नाटो को तो ज्वाइन करने की बात नहीं है, और ज्वाइन भी मुश्किल कर पाएगी, लेकिन साउथ कोरिया इसके जो साइबर डिफेंस ग्रुप है इसको ज्वाइन करना चाहती है। साइबर डिफेंस ग्रुप है जो नाटो का, उसको ज्वाइन करना चाहता है ना साउथ कोरिया, और ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है साउथ कोरिया। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया साउथ कोरिया।
याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिटेन्स इट्स 10th पोजीशन ग्लोबली इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट BPM प्रोवाइडर्स लिस्ट 2021 की लिस्ट है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइडर जो कि बिजनेसेस को बेस्ट टू बेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वह टेक्निकल हो या फिर किसी और प्रकार का। तो ये मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाने के मामले में कौन सी कंपनी टॉप पर है जो बिजनेस को बेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड कराती है, यानी ये सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सी है, तो फिर आंसर बनेगा ADP ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग। एक कंपनी है जो कि US की ही है और US की ही कंपनी ने इसे टॉप किया है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइडर्स की लिस्ट को। और इंडिया की कोई कंपनी है तो वह है TCS जिसने 10th पोजीशन पर ये रही है, न केवल TCS। लेकिन अगर टॉप 10 में बात करें तो टॉप 10 में सिर्फ एक कंपनी आती है TCS, लेकिन आगे की अगर रैंक की बात करें टॉप 50 में तो इन्फोसिस 20 नंबर पर आती है, विप्रो 21 पर आती है और टेक महिंद्रा 2020 पर आती है। 2021-22 तीन कंटिन्यू इंडिया की 3 कंपनी इस लिस्ट में है। टेक महिंद्रा की एक इंपॉर्टेंट चीज़ में ये कही गई है कि पूरी दुनिया में टेक महिंद्रा फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग। तो याद रखिए टेक महिंद्रा का नाम। और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में इंडिया की तरफ से TCS की कंपनी की रैंक 10th है और इस लिस्ट को जिसने रिलीज़ किया उसका नाम है एवरेस्ट ग्रुप, और एवरेस्ट ग्रुप US का ही मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, US की ही। ये भी आप याद रखिए। यानी टॉप ग्रोइंग कंपनी अगर कोई है तो वह है महिंद्रा, याद रखिए। TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। अगली न्यूज़ है ऑल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पहला प्रश्न यही बन गया कि भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, तो 12 है, 2 को प्राइवेट किया जा रहा है, उसके बाद 10 रह जाएंगे। जब तक प्राइवेट नहीं होते तब तक तो अभी 12 ही है। डबल देयर नेट प्रॉफिट ऑन रिकॉर्ड अराउंड 66,539 करोड़ रुपीज़। पहली बार प्राइवेट सेक्टर ने इतना प्रॉफिट कमाया है, ऐसा पहली बार हुआ है। और पिछले साल अगर हम देखें तो 31,816 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार जस्ट डबल किया। ये रीज़न क्या है इसका डबल होने का? देखिए इसका रीज़न ये है कि पिछले साल यानी इस साल से पहले, फाइनेंशियल ईयर 2022 से पहले डेट में सेटल कर लिया जाता था प्रॉफिट को, लेकिन इस बार क्या हुआ कि डेट को प्रॉफिट से सेटल नहीं किया गया और डेट्स को यानी बेड डेट्स को क्लीन अप कर दिया गया, प्रॉफिट से उन्हें सेटल ना करके उन्हें क्लीन अप कर दिया गया। बस इसी के रिगार्डिंग यानी डेट्स को कवर ना करने के कारण ही इन बैंक्स ने प्रॉफिट देखा है, इतना प्रॉफिट। बाकी अगर पिछले सालों के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो उतना खास इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया नहीं है, अगर अपने डेट को सेटल कर लेते हैं तो। बाकी ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 66,539 करोड़ रुपीज़ का, ये याद रखिए। अगर पब्लिक सेक्टर की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा किस बैंक ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। लगभग आधा 31,675 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ SBI ने ही कमाया है, और ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है पहली बात तो, और इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, ये याद रखिए। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर कैनरा बैंक, इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस लिस्ट में एक चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस बैंक ने कमाया है। एक प्रॉफिट कमाना अलग चीज़ है, रेवेन्यू ग्रोथ देखना अलग चीज़ है। तो रेवेन्यू ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस बैंक ने देखी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने, उसके बाद यूको बैंक ने देखी है। एक और नाम याद रखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वह ऐसा बैंक है जिसका NPA नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स बिलो द 1% है ऑफ द टोटल एसेट्स। सबसे कम NPA अगर किस बैंक का है तो वह बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ने 91 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है। 91,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, और इसमें SDFC ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, फिर उसके बाद ICICI बैंक ने, फिर उसके बाद मैनी मोर बैंक्स ने प्रॉफिट अर्न किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें काफ़ी, तो याद रखिए सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है बजाज फाइनेंस लॉन्च एज फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव। जिस इनिशिएटिव का नाम है हर टाइम EMI ऑन टाइम। देखिए लोगों को है ना ये पता नहीं है कि EMI को टाइम पर पेमेंट करने से कितने बेनिफिट्स है। अगर आप EMI टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान है। ठीक है, आप एक टाइम के लिए आप बचा लेंगे या फिर लेट पेमेंट कर लेंगे, आपको सुविधा हो जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर आपका जो सिबिल स्कोर वह गिर जाएगा। ठीक है, और आपको इन फ्यूचर फाइनेंस करवाने में दिक्कत होगी। तो EMI टाइम पर पे करना एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए आने वाले टाइम के लिए, और बस इसी की अवेयरनेस तक बढ़ाने के लिए बजाज फाइनेंस ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और याद रखिए बजाज फाइनेंस ने ये हर टाइम EMI ऑन टाइम ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है।
हर मीन्स एवरी टाइम EMI ऑन टाइम, ये मतलब है इसका। और द कैंपेन हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ टाइमली EMI पेमेंट्स, जो मैंने आपको बताया है। अगली न्यूज़ है अपडेट्स फ्रॉम RBI का एक छोटा सा अपडेट है, याद रखिए कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वह $601,363 बिलियन है अभी प्रेजेंट में, यानी मई 31 मई तक का ये डेटा है, RBI ने रिलीज़ किया है, याद रखिए। और इन्होंने इंक्रीमेंट देखा है 3.854 बिलियन का, यानी पिछले 3 महीनों में देखा जाए तो $10 बिलियन का इन्होंने लगभग गिरावट देखी थी, लेकिन इस बार इस महीने इन्होंने पॉजिटिव साइन देखे, इसलिए न्यूज़ में था। 3.854 बिलियन इतना एक्स्ट्रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐड किया है, टोटल बनता है 601, इतना आप याद रखिए। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी बिकेम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एरोस्पेस देखिए ये बनाती है ड्रोन्स वगैरह, या जो छोटे छोटे एयरस्पेस है, एयरक्राफ्ट्स है, ये बनाती है जो ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए MS धोनी। MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर इसलिए भी है क्योंकि गरुड़ा एरोस्पेस में इनका माइनॉरिटी स्टेक भी है, गरुड़ा एरोस्पेस में MS धोनी का, और इन्हीं को बना दिया गया। MS धोनी जो कि 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन रहे हैं, और इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और एरोस्पेस इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, यानी चेन्नई बेस्ड एक एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एविएशन सेक्टर की कंपनी है, ये समझ लीजिए ड्रोन्स वगैरह बनाती है गरुड़ा एरोस्पेस, याद रखिए MS धोनी बन गए हैं। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड पेस्ट डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 6 जून। 6 जून को हर साल वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पेस्ट, देखिए पेस्ट हमारे लिए तो खुद के लिए हमें डर लगता है, हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे लिए तो गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट की बात करें तो पेस्ट आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट की जो सिस्टम है उसको मेंटेन करते हैं। हर प्रकार के पेस्ट हैं, हर चीज़ के अलग अलग टाइप के पेस्ट है, हर पेस्ट का अलग अलग रोल है। तो इन्हीं को कंजर्व करने के लिए, इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है, जस्ट डे आफ्टर ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5th ऑफ जून को मनाया जाता है, उसके जस्ट अगले दिन वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है। दोनों को एक साथ याद कर लीजिए। अगली न्यूज़ है UN रशियन लैंग्वेज डे। UN मनाता है हर साल रशियन लैंग्वेज डे। रशियन लैंग्वेज की जो कल्चर है, रशियन का जो हिस्ट्री रही है लैंग्वेज की, इन सभी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए UN हर साल UN लैंग्वेज डे मनाता है, और इस साल भी मनाए कब, 6 जून को। 6 जून को यह हर साल मनाया जाता है। न केवल UN रशियन लैंग्वेज डे मनाता है, बल्कि ये फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाता है, ये चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाता है, अरेबिक लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जो 6 लैंग्वेजेज है वह 6 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेज है UN की, और सभी को UN डिक्लेयर करता है एज ए डे। तो फ्रेंच लैंग्वेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि रिसेंटली 20 मार्च को ये बनाया गया था। चाइनीज़ लैंग्वेज डे इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि ये भी रिसेंटली 20 अप्रैल को मनाया गया था। और इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे ये भी 23 अप्रैल को मनाएगी। यानी ये जो डेज है सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज को छोड़कर, क्योंकि 18 दिसंबर को मनाई जाएगी, तो ये लेट न्यूज़ है। तो हमारे लिए ये बाकी की जो 5 है ना, ये इंपॉर्टेंट बनेगी। पाँचों की पाँचों आपको याद होनी चाहिए, कोई सी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। 2 चीज़ें आप याद रख लीजिए, 23 को तो 2 स्पेनिश और इंग्लिश हो गई, और स्पेनिश और इंग्लिश के जस्ट 3 डेज बिफोर हम बनाते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज डे। चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को, और इसके जस्ट 1 महीने पहले यानी 20 मार्च को, 20 अप्रैल से 1 महीने पहले 20 मार्च को फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ये याद रखिए। और 6 जून को UN रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। आपस में अगर इन डेज को इंटरलिंक करके मना याद करेंगे तो आपको याद होंगे, सेपरेटली अगर आप याद करेंगे आपको याद नहीं होंगे। अगली न्यूज़ है जेवियर ओलिवन टेकिंग ओवर द मेटा, यानी फेसबुक, जो फेसबुक था पहले, अभी से 2021 में इनका नाम बदल कर मेटा कर दिया गया। ए न्यू COO बन गए हैं जेवियर ओलिवन। COO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का रोल सेकंड इन कमांड होता है आफ्टर मार्क जकरबर्ग, जो कि मेटा यानी फेसबुक के CEO एंड को फाउंडर है, यानी फाउंडर है मेटा के मार्क जकरबर्ग। और इनके बाद अगर सेकंड कमांड किसके पास होती है तो वह होती है COO के पास, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पास। और ये भी रिसेंटली कौन अपॉइंट हो गए हैं, जेवियर ओलिवन से पहले सरले सैनबर्ग, और ये काफ़ी लंबे टाइम से यानी 14 ईयर्स से ये थी, अब ये रिप्लेस होकर कौन बना दिए गए हैं, जेवियर ओलिवन। तो इतना आप याद रखिए।
तो ये था आज का ओवरऑल सेशन 9 जून का। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं अगले सेशन में 10 जून में, तब तक के लिए गुड बाय।